student, welcome to my channel Concept of Mathematics. I am your mathematics mentor DK sir, lecturer of math. आज का टॉपिक फर्स्ट ईयर के लिए है और पहला टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आईआईटी, जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी कंपटीशन के लिए जो कंपटीशन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से रिलेटेड होते हैं, सेट का जो महत्व है अपने आप में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सेट अगर आप जानते हो तो फंक्शन और रिलेशन आसानी से समझ में आता है। सेट आप नहीं जानोगे तो रिलेशन नहीं समझ में आएगा और रिलेशन समझ में नहीं आएगा तो फंक्शन तो सवाल ही नहीं उठता आपको फंक्शन समझ में आ जाए। तो फंक्शन को समझने के लिए आप रिलेशन को समझने के लिए आपको सेट समझना होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, रिलेशन को ठीक से समझने की कोशिश करना ताकि कोई प्रॉब्लम रिलेशन को समझने में ना हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेट्स। सबसे पहले डेफिनेशन, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही बहुत महत्वपूर्ण होता है और डेफिनेशन आप समझते हैं तो सेट को समझना बहुत ही आसान होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स जो है, ऑब्जेक्ट का मतलब पूरे संसार में जितनी भी वस्तुएं आप जानते हो वो सब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही मानती है उसको। तो ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। सेट में जो सबसे अहम बात होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो भी हमारे स्टेटमेंट हैं क्या वो सेट बनाए जा सकते हैं, इस पर विचार करना होगा। क्योंकि अगर हम ये समझ जाएंगे तो एनसीईआरटी क्या कहीं भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर और सवालों को लगा सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि किसको किसको हम सेट बना सकते हैं, किसको सेट नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बच्चों कि सेट जो है हम किसका किसका बना सकते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि व्हाट इज योर फेवरेट क्रिकेटर। तो मेरे ख्याल से आप सभी का एक्स का उत्तर धोनी हो सकता है, वाई का उत्तर गावस्कर हो सकता है, जेड का उत्तर जो है और भी तमाम क्रिकेटर्स हो सकते हैं, धवन हो सकते हैं, और भी पुराने क्रिकेटर्स या नए क्रिकेटर्स में कोहली हो सकता है। तो सबका अपना अलग अलग होगा। कोई कोहली को पसंद करता है, कोई धोनी को पसंद करता है, कोई धवन को पसंद करता है, कोई किसी बॉलर को पसंद करता है। तो सबका आंसर एक सा नहीं होगा। और जब किसी स्टेटमेंट को आधार मानते हुए और कोई क्वेश्चन हम करते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर अगर सेम नहीं आता है तो हम उस स्टेटमेंट का सेट नहीं बना सकते हैं। जरा सोचिए कि हम पूछते हैं आपसे कि कोई टीचर अगर पूछता है कि माय फेवरेट स्टूडेंट कम हियर, तो आप जरा सोचो कि कौन सभी स्टूडेंट एक दूसरे के बगले झांकने लगेंगे। सब सोचेंगे कि मैं सर का फेवरेट हूं, मैं सर का फेवरेट हूं, कौन बाहर आएगा। तो फेवरेट डिफाइन नहीं है। उसी तरह से आप किसी हीरो की बात, नेशनल हीरो या सिंपल जो फिल्मों में आप देखते हैं उन हीरो की बात की जाए तो व्हाट इज योर फेवरेट हीरो, तो आपका आंसर सबका अलग अलग आंसर होगा। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि यदि आपका आंसर किसी भी प्रश्न करने से आंसर सबका आंसर सेम नहीं आता है तो उसका हम सेट नहीं बना सकते। और अगर आंसर सेम आता है तो हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम पूछते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो पूरी दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, पूरे प्रदेश में भारत के कहीं भी चले जाइए, किसी भी प्रदेश में चले जाइए, तो नेचुरल नंबर के सेट का आंसर एवरी स्टूडेंट जो आंसर देंगे वो सेम ही देंगे, अलग नहीं दे सकते हैं। इसलिए ये जो इसी को हम वेल डिफाइंड मानेंगे। जरा क्लास की बात सोच लीजिए। अगर क्लास में हम बोलते हैं कि जिनका परसेंटेज 75% से ऊपर हो, अबव 75% अगर आपका परसेंटेज है उस विद्यार्थी का, वो निकल के बाहर आए हमारे डेस्क के पास,
तो एवरी स्टूडेंट जो गेटिंग 75 से ऊपर नंबर पाए होंगे वही बच्चे आएंगे, 60 वाला नहीं आएगा, 70 वाला नहीं आएगा, 74 वाला भी नहीं आएगा। तो इसको हम वेल डिफाइंड मानते हैं। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हमारे लिए ब्यूटीफुल हो सकता है, वाई के लिए नहीं होगा, जेड के लिए नहीं होगा, इसलिए ब्यूटीफुल भी डिफाइंड नहीं होगा। टॉलेस्ट बॉय, फैट बॉय, अगली गर्ल, ये कोई डिफाइन नहीं, यानी हम ये कहें कि एडजेक्टिव डिफाइंड नहीं होता है। अगर किसी सेंटेंस, कोई सेंटेंस हमें एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करता हो तो वो डिफाइंड नहीं होगा, सेट, उसके सेट नहीं बनाए जा सकते। ऐसे सभी स्टेटमेंट जो एडजेक्टिव को गवर्न करते हो, एडजेक्टिव की ओर विशेषण बताते हो किसी की, वो डिफाइन नहीं होगा, उसका सेट नहीं बनाया जा सकता है। और वेल डेफिनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि किसका किसका हम सेट नहीं बना सकते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। जिनका सेट अगर बन गया तो अब सेट के रिप्रेजेंटेशन पे चलेंगे हम लोग कि हम सेट में क्या क्या रिप्रेजेंट, हमारा सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है और कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आइए हम जनरली सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। यानी सेट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ए बी सी एक्स वाई जेड एंड डॉट डॉट, और एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है, एलिमेंट को, तो ए बी सी डी, जितने छोटे लेटर्स होंगे ये सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सेट के अंदर एलिमेंट को, जैसे अगर कोई सेट हमें लिखना है ए, तो ए बी सी, ए सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें देखिए ये जो एलिमेंट हैं, अगर हमें थोड़ा सा और डिस्क्राइब करें कि ए ऐसे, ए इसका मतलब हुआ कि ए इज द, ये मतलब जो डिफाइंड मींस ए, जो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल भाषा में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये इसका मतलब हुआ, ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये इसका असली मतलब हुआ। और अगर हम इसमें इस सेट की बात करें सिर्फ, और इसमें लिखें कि डी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो देखिए क्या ये डी सेट में एलिमेंट है? नहीं है, तो इसको हम ऐसे कर्टेल कर देंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि डी इज नॉट द सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब डी इसका सदस्य नहीं है, बी इसका सदस्य है। इस तरह से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। अब जो है हम सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका, हमारे सेट के रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात अगर हम करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसको आमतौर पे एवरी स्टूडेंट जानते हैं कि इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म। दूसरा सेट को रिप्रेजेंट करने का होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा एक और होता है जो कम ही ना बुक में लिखा रहता है, कम ही लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन यह भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जो हम वेन डायग्राम की बात करते हैं। वेन डायग्राम भी हमारा एक सेट रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, इसे समझना चाहिए बच्चों, बहुत सारी बुक इसको लिखती हैं। तो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और वेन डायग्राम। अब जरा देखिए, किसी सेट को अगर हमें तीनों रूप में अगर डिफाइन करना है, तो एक सेट को हम लेते हैं यहां पे 1, अगर हम ये लिखते हैं, चलिए ए बी सी डी, ये बहुत आसान लगेगा आपको, एक्स वाई जेड, तो ये वास्तव में अगर हम कहें कोई स्टेटमेंट इंग्लिश अल्फाबेट,
हमें क्लियर है कि अगर किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट कौन है, तो कोई भी खड़ा होकर बोलेगा ABCD XYZ, लास्ट तक बताएगा। तो ये हमारा इंग्लिश अल्फाबेट है। तो इंग्लिश अल्फाबेट को अगर हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हुआ, दैट इज द रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म हो गया। और इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो लिखेंगे हम लोग X इज सच दैट, लिखेंगे X इज सच दैट, X इज द एलिमेंट ऑफ, या X इज द अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, X इज द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और अगर इसको वेन डायग्राम में हमें रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम में, तो वेन डायग्राम बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि एक रेक्टेंगल बनाते हैं, एक सर्कल बनाएंगे, अपने आमतौर पे सर्कल ही बनाए जाते हैं, कुछ और भी फिगर बन सकता है, इलिप्स बन सकता है, लेकिन आमतौर पे सर्कल बनाते हैं। और इस सर्कल के अंदर हम लोग लिख देंगे ABCD डॉट डॉट XY एंड Z, और ये हमारे सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा वेन डायग्राम है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और वेन डायग्राम। ये हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का तरीका है कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम ये जाने कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखिए, हम सेट की बात करें तो सेट में सबसे पहले नंबर पे आता है इम्पटी सेट। अब आप जानते हो इम्पटी का मतलब खाली, इम्पटी का मतलब खाली होता है। इसका मतलब कि वो सेट जिसमें कोई सदस्य नहीं होगा, यानी हम ऐसे अगर डिफाइन करें कि ए सेट इज सेड टू बी, ए सेट इज सेड टू बी इम्पटी इफ इट द सेट कंटेन नो एलिमेंट, यानी वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है वो इम्पटी सेट कहलाता है। यानी इम्पटी सेट को हम ऐसे, अगर हम एक इसको इम्पटी सेट कहते हैं, कोई सदस्य नहीं, और आमतौर पे इसे फाई से डिनोट किया था। ये फाई है, PHI, फाई, तो ये फाई से हम डिनोट करते हैं। सिंगलटन सेट, a set is said to be singleton if set contain only one element, सिंगलटन सेट होगा। यानी अगर किसी के पास केवल एक एलिमेंट हो, मान लो A, that is called a सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट, हम ये जो अभी सेट लिखे हुए हैं इंग्लिश अल्फाबेट फाइनाइट है, क्योंकि इसके हम अक्षरों को, इसके लेटर्स को गिन सकते हैं, जिनके गिन सकते हैं उन्हें फाइनाइट सेट। अगर आपसे कोई कहता हो कि सर में बाल, आज की जो टेक्नोलॉजी है सर के बाल को भी गिन सकते हैं हम, आकाश के तारों को भी गिन सकते हैं, इसलिए आकाश में जितने तारे हैं वो भी फाइनाइट होंगे, हमारे सर के बाल हैं वो भी फाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट कौन होगा? तो नंबर सिस्टम में जितने भी होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब के सब जो है इनफाइनाइट सेट होंगे, जिनके सदस्यों की संख्या स्थिर नहीं होती, जिनके सदस्यों की संख्या हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट सेट होगी। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट को हम डिफाइन करें, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसे मिटा रहे हैं। यूनिवर्सल सेट हमारा सबसे शानदार सेटों में से, और ये डेफिनेशन जरा इसका क्लियर नहीं हो पाता है, बहुत सारी किताबें अजीब तरीके से लिखती हैं, तो ये क्लियर नहीं होता है बच्चों को कि यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन क्या दिया है। बहुत ही सिंपल है, यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करना है अगर, तो देखिए मैं अगर नेचुरल नंबर को, एक आपको आइडिया दे रहा है, नेचुरल नंबर को हम लोग सेट के रूप में लें तो 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये नंबर होते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि नंबर हैज ए प्रॉपर्टीज प्रीडिसेसर और सक्सेसर।
नंबर की जो प्रॉपर्टी सक्सेसर होती है, आप किसी भी नंबर को सबसे लास्ट नंबर कहें तो उसमें एक जोड़ते हैं अगला नंबर आ जाएगा, अगला नंबर आपको मिल जाएगा। इसलिए ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर, सक्सेसिव प्रॉपर्टी एंड प्रीडिसेसिव प्रॉपर्टी के कारण ही ये नंबर्स जो है कहीं खत्म नहीं होते हैं और ये इनफाइनाइट कहलाते हैं। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है, तो आप कहोगे कि भाई यूनिवर्सल सेट कैसे हो सकता है, क्या डिफिनीशन है इसकी? तो सिंपल सी डिफिनीशन है, हम कुछ सेट, इसी से कुछ सेट लेकर दिखा रहे हैं आपको। एक हम सेट ए लेते हैं, जितने भी 8 नंबर के सेट हैं, 8 नंबर के एलिमेंट्स को एक सेट मान लेते हैं हम। बी को हम इवन नंबर के सेट मान लेते हैं, 2 4 6 एंड 8 डॉट डॉट। और एक सी ले लेते हैं जो प्राइम नंबर का सेट मानते हैं, जो 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो ये हमारा ऑड हो गया, ये हमारा इवन हो गया, ये हमारा जो है प्राइम नंबर हो गया। अगर हम तीन ही सेट की बात करें तो एक कलेक्शन ऑफ गिवन सेट in the स्पेशल कॉन्टेक्स्ट, स्पेशल कॉन्टेक्स्ट की बात हम करते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है कि नंबरों को मिला देंगे तो नेचुरल नंबर बनेगा, यही हमारा कॉन्टेक्स्ट है। तो एक निश्चित कॉन्टेक्स्ट के या निश्चित प्रसंग, जिसको हिंदी में कॉन्टेक्स्ट ही बोली तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। तो एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट के अंतर्गत अगर इनको हम यूनियन यानी इनको मिला देते हैं, एक में मिला देते हैं, तो हमें जो नेचुरल नंबर प्राप्त होता है दरअसल हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। यानी हम बहुत सारे छोटे छोटे सेटों को मिला के अगर एक बड़ा सा सेट बनाते हैं तो उन छोटे छोटे सेटों के लिए हमारा जो बड़ा एक सेट बनता है वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन है उसकी, यूनिवर्सल सेट की। उसके बाद महत्वपूर्ण सेट आता है इक्वल सेट। देखिए इक्वल सेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए समझ में थोड़ा सा नहीं आता है लेकिन समझ लीजिए, ए जो है 1 2 3 है और बी भी हमारा इसी तरह लिखा हुआ है 2 1 3। सदस्य तो एक ही है, सेम सदस्य। देखिए 2 यहां भी है, यहां भी 1 यहां भी, यहां भी है, 3 यहां भी है। तो दैट इज नोन एज द इक्वल सेट, यानी ए और बी हमारा इक्वल सेट होगा। यानी two non-empty set A and B are said to be equal if every element of set A and B, yes, every element of set A is in B और every element of set B is in A। तो दोनों ही परिस्थिति में ये क्या होगा, इक्वल सेट होगा। हम एक बात और कह सकते हैं यहाँ पे कि इसमें आगे हम और डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए A is the subset of B। बच्चों सबसेट नहीं समझ में आया लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं। एंड B is the subset of A, तो ये तभी होगा, दिस इंप्लाइज दैट A is equal to B। यानी ये इक्वल सेट के पोजीशन में ही एक आपका थ्योरम है, आगे हम बताएंगे आपको कि सबसेट, ये इस सबसेट का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा सेट जिसके सभी सदस्य इसमें हो, एक ऐसा सेट जिसके सभी सदस्य इसमें हो, तो ये तभी तो होगा जब दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इक्वल सेट होगा। और अगर हमें इक्विवेलेंट सेट समझना है तो देखिए और अच्छे से इक्विवेलेंट सेट को देखिए। इक्विवेलेंट सेट्स, कोई भी दो सेट ले लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनल नंबर जिसको कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स आर इक्वल, देन दीज टू सेट इज नोन एज द इक्विवेलेंट। यानी हम अगर ये नंबर लेते हैं, एक सेट लेते हैं जिसमें हम A B C और एक सेट B लेते हैं जो स्वयं X एंड Y एंड Z है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A 3, इसको हम कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, ये कार्डिनल नंबर भी होता है। यहां भी देखिए नंबर ऑफ सेट B क्या होगा, 3, तो ये दोनों बराबर होंगे तो ये इक्विवेलेंट सेट होगा। इक्वल सेट भी इक्विवेलेंट हो सकता है लेकिन इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इक्वल सेट का मतलब होता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन ए, तब इक्वल होगा। पर ऐसा यहां तो दिख नहीं रहा,
इसलिए सिर्फ इक्विवेलेंट होगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। ऐसी पोजीशन में ये होगा हमारा इक्विवेलेंट सेट। ये क्या है? इक्वल सेट है, तो इसके सभी एलिमेंट एक दूसरे सेट में होंगे, यानी बी का सब ए में होगा और ए का सब बी में होगा, तो ये इक्वल सेट हो जाएगा और ये इक्विवेलेंट सेट है। अब आते हैं डिसजॉइंट सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, जितनी भी डेफिनेशन आप देख रहे हो, डेफिनेशन तो हमें आना ही चाहिए। अगर हम डेफिनेशन नहीं जानते हैं तो हम आगे सवालों को नहीं लगा सकते। डिसजॉइंट, देखो बच्चों, डिसजॉइंट सेट्स, अगर कोई भी सेट है, जैसे मान लो यही एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी और बी के पास क्या है? एक्स वाई जेड। हम जो शब्द बोलने जा रहे हैं सबको नोन होगा, कोई ऐसा नहीं स्टूडेंट होगा जिसको ये पता ही नहीं चले कि शब्द क्या मैं बोल रहा हूं। टू नॉन-लिनियर सेट ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ, कब? कि ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर इंटरसेक्शन अगर ना समझें तो हम ये कह सकते हैं कि अभी आपको हमने इंटरसेक्शन बताया नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे दो सेट, ये दो सेट ए एंड बी डिसजॉइंट कहलाएंगे जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। इसमें और इसमें देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी एक जैसे नहीं है, तो ऐसे सभी एलिमेंट जो होते हैं डिसजॉइंट कहलाते हैं, दोनों डिसजॉइंट हैं। और इसकी मैथमेटिकल भाषा है, ये इंटरसेक्शन लिखा जा रहा है, इसका मतलब भी होता है कॉमन एलिमेंट। तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला, तो हमें इम्पटी सेट अगर मिलता है, दोनों का कॉमन निकालने चलते और हमें इम्पटी सेट मिलता है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये जो है डिसजॉइंट सेट होंगे। अब सबसे शानदार जो आपको आगे ले जाएगा और रिलेशन समझने में सहायता करता है, वो है सबसेट। और ये काफी कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे से। एक सेट हम एक्स लेते हैं, ए बी सी, और दूसरा सेट हम वाई लेते हैं, ए बी सी डी। टू नॉन-लिनियर सेट एक्स एंड वाई आर सेड टू बी सबसेट इफ, यानी x is subset of y if every element of set x is in y। यानी हम इन दोनों को तभी एक दूसरे, इसको इसका सबसेट तभी कहेंगे जब इसके सभी एलिमेंट इसमें मिल जाएं। यानी हम इसको एक भाषा में कहते हैं कि x is the subset of y। ये भाषा है, लिखा है, इसको पढ़ सकते हो बच्चों, x is सबसेट ऑफ y। ये इसका एक मैथमेटिकल डिफिनेशन है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। आप इस जो साइन दिख रहे हैं ना ऐसे, इसका इंटरप्रिटेशन है, इसको पढ़ेंगे x is the subset of y। हम कह सकते हैं कि टू नॉन-लिनियर सेट x and y, x is said to be subset of y if every element of set x is in b। और आपको दिख रहा है कि a b c सेट का एलिमेंट है, जो यहां a b c दिख रहा है, और इसके लिए सबसेट के लिए 100% y को सुपर सेट होना भी चाहिए और बराबर ही, ये सुपर सेट भी हो सकता है, बराबर भी। सुपर सेट का मतलब इससे इसमें सदस्य बड़े कुछ ज्यादा ही होने चाहिए, तभी सुपर सेट होगा, अदरवाइज सुपर सेट नहीं होगा। तो इसमें दो कंडीशन होता है कि x y के बराबर भी हो सकता है और x के सभी सदस्य इसमें भी हो सकते हैं, y सुपर सेट भी होगा। तो इस पोजीशन में हम कहेंगे कि x इज द सबसेट ऑफ y। अब यहां पे जो दिख रहा है, यहां पे तो y इज द सुपर सेट, यहां तो है बच्चों सुपर सेट। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं कि a हमारे पास है 1 2 3,
और हमारे पास बी भी है, 1 2 3 ही है, तो ये भी कहलाएगा ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन इसमें इक्वलिटी का है, तो ए और बी क्या है? इक्वल है, इक्वल सेट है ये, इसलिए ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये कहलाएगा। लेकिन एक खास बात जो आपको ध्यान में रखना है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इसमें ये अगर देखिए ए अगर ऐसे लिखा है तो 100% आपको पढ़ना चाहिए ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहां पर डेड श्योर यानी सर्टेनली बी इज द सुपरसेट। यहां पे देखिए सुपरसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहां पर केवल सबसेट की बात। लेकिन जब प्रॉपर सबसेट की बात आएगी तो 100% बी जो होगा ए का सुपरसेट होगा, यानी बी में ज्यादा ही एलिमेंट होंगे। यानी अगर हम लिखते हैं कि ए के पास 1 2 है तो 100% बी के पास 1 2 3 होगा ही होगा, तभी ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। वैसे इसको भी सबसेट पढ़ते हैं, लेकिन ये हम ए एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई या एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको सिर्फ एक्स इज ए इज द सबसेट ऑफ बी पढ़ेंगे, इसको प्रॉपर नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसमें इक्वल सेट दिखाई दे रहा है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल सेट है तो उसे हम एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट एक दूसरे के सबसेट बोल सकते हैं, लेकिन अगर इक्वल सेट नहीं है तो 100% जिसके सभी एलिमेंट दूसरे वाले में होंगे, तो जो पहला वाला सेट है, जैसे ए के सभी एलिमेंट इसमें हैं, तो जो पहला वाला सेट है ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब इसके बारे में कुछ खास बात, अभी जो सबसेट आप पहचान गए हैं, तो यहां पर हम एक बात समझा दें कि अगर A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, यानी A भी इसका सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि A के सभी एलिमेंट B में होंगे, और यहां ये कह रहा कि B इज द सबसेट ऑफ A, यानी B के सभी एलिमेंट A में भी है। तो ये कब संभव है? जब ये वाली पोजीशन होगी तभी संभव है। दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू B। ये सेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है ये, जो हमें समझना होगा। आगे हम जब ऑपरेशन ऑफ सेट बताएंगे अगले वीडियो में, तो वहां पर मैथमेटिकल डिफिनेशन भी आपको बताएंगे, क्योंकि वो मैथमेटिकल डिफिनेशन जो आपको लगता होगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए होता है, सॉरी ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी, या ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी बी ये बराबर ए होता है। कैसे ये प्रूफ होगा? वो मैथमेटिकल डिफिनेशन से होगा। एग्जांपल से तो आप सिद्ध कर ही सकते हो, लेकिन मैथमेटिकल डिफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सेट को समझते हैं तो दोनों वे में चलना होगा। आगे आएगा डिमॉर्गन्स रूल, और भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें, वेन डायग्राम आएगा, वेन डायग्राम भी, पर पूरा का पूरा एक वीडियो बन जाएगा। तो पहले ये स्टार्टिंग वीडियो है, अगले या कल परसों में आपका ये वीडियो, अगला वीडियो भी सेट हो जाएगा। तो अब देखिए, अब अगर हम ये सबसेट अगर पढ़ा रहे हैं तो सबसेट निकालना भी बताएंगे, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम देख रहे हैं कि सबसेट, किसी सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। अब एक सेट का एग्जांपल लेते हैं, ABC, इसके कार्डिनल नंबर निकालना होगा 3, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट 3 है। तो एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सबसेट ये होता है फॉर्मूला 2 to the power n, जहां n क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A है, यानी n A है, n। तो अब यहां पे कार्डिनल नंबर 3 है, तो ये हो जाएगा 2 to the power 3, यानी कुल टोटल 8 होंगे। इसके लिखने का तरीका क्या होगा ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी है पहले सिंगलटन सेट लिखेंगे, A सिंगलटन सेट, B सिंगलटन सेट में लिखेंगे, फिर अकेले सिंगलटन सेट C, फिर दो को लेके चलेंगे A B, फिर
BC, फिर CA, फिर टोटल का सेट माने पूरा सेट यूनिवर्सल जिनको कहेंगे ABC, और एक जो होगा फाई होगा। ये फाई जो होता है हम ये याद कर ले कि फाई यानी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी किसी का भी सबसेट लिखने चलेंगे तो लास्ट में हम एम्प्टी लिख देंगे। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हम किसी भी सेट का सबसेट लिख सकते हैं। और ध्यान रखिए लास्ट में जो डेफिनेशन दिया है बच्चों, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सेट लिखा हुआ, सॉरी पावर सेट लिखा हुआ है। पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ all given subset of the collection of all subset of the given set। जो भी सेट दिया गया है उसके सभी जो सबसेट होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है पावर सेट कहलाता है। यानी इसका अगर हम पावर सेट लिखना चाहते हैं, यानी लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए, तो ये सिचुएशन में पी ए होता है। और इसको सिंपली जो है हम केवल इस पूरे को अगर एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये पावर सेट हो जाएगा। BC CA स्वयं पूरा टोटल सेट ABC एंड फाई, और इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये इस सेट का पावर सेट हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब इसके बाद बच जाता है केवल हमें इंटरवल्स बताना, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे इंटरवल्स आपको जानना होगा, क्योंकि सवालों को जब एनसीईआरटी के लगाएंगे तो आपको इंटरवल जानना होगा। और इस इंटरवल में एक बात और ध्यान में आ गई तो मैं उसको समझा दे रहा हूं, फिर इंटरवल समझा रहा हूं। जरा देखिए ध्यान से कि एक सेट अगर ऐसे लिखा है A B और B को कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया जाए, C D और E को, इन दोनों को भी कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया जाए और यहां एक ब्रैकेट लगा दिया जाए। अब देखिए A इज द एलिमेंट ऑफ A, ये करेक्ट है। लेकिन अगर हम लिखते हैं B A एलिमेंट ऑफ सेट A, क्या ये करेक्ट है? तो हो सकता है बहुत सारे लोग सेट पढ़े हैं, क्योंकि सिंगलटन सेट ही दिखाई दे रहा है, ये भी सिंगलटन सेट जैसे ही दिख रहा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि नॉन करेक्ट है। लेकिन ये करेक्ट है, क्योंकि ये सिंगलटन सेट हो सकता है लेकिन हमारे ये सेट का सदस्य है। ये भी जो होगा DE, ये हमारे सेट का सदस्य है, ये एलिमेंट है, ये दोनों के दोनों एक साथ। अगर हम आपसे पूछें कि D इज द एलिमेंट ऑफ सेट A, तो ये रॉन्ग है, ये गड़बड़ है, ये नहीं सही है। सॉरी, ये तो सही हो गया, ये नहीं सही है। D इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट A, क्योंकि D अकेले नहीं है, ये दोनों एक साथ हैं। और सोचिए कि अगर ये आपके सामने आ जाए इस तरह से और ऐसे लिखा हो, तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये सेट, ये एलिमेंट नहीं है इसका, ये सबसेट है, इसलिए ये रॉन्ग है। और इसको जब भी हमें लिखना होगा तो ऐसे लिखना होगा, सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट ऑफ ए लिखना होगा। अगर इनको लिखना है ये सही है, लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिख दें तो अब ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। इसको सबसेट बनने के लिए एक ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, अब ये सही है। तो ये खास बात है जो बच्चों को ये कंफ्यूज करता है, इसलिए इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और इसे ध्यान दीजिएगा। अब लास्ट इसका इंटरवल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना चाहिए। एक नंबर सेट बनाते हैं, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट।
ये हम a लिखते हैं और यहाँ b लिखते हैं। ये अगर हम ऐसे गोला बना देते हैं तो हम इसके बीच के किसी भी सदस्य को लेंगे तो हम कह सकते हैं कि x इज द एलिमेंट ऑफ, ये जब गोला होगा तो ओपन इंटरवल को कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये गोले होंगे इस तरह से तो ये दोनों शामिल नहीं होंगे, इसके बीच के सभी सदस्य शामिल हो सकते हैं। इसके बीच में मान लीजिए x है अगर कहीं तो ये इसके बीच में ही होगा। और सपोज करिए कि अगर हम इस तरह से बनाते हैं इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, यहाँ a लिखा हुआ है, यहाँ पे b लिखा है और ये ऐसे लिखा और ये पूरा ऐसे कलर्ड हो, तो यहाँ पे ये होगा इसके बीच में कहीं x अगर है तो x इज द एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब x इस बीच के सदस्य तो है ही है, इन दोनों को भी क्वालिफाई करें। x a भी हो सकता है और इसके बीच के संख्या भी होंगे, b भी हो सकता है, लेकिन यहाँ x a नहीं होगा, x b नहीं होगा, बीच की सिर्फ संख्याएं होंगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिन्हें हमें समझना होगा। अब देखिए ये तो इंटरवल हो गया, इसे हम पढ़ते हैं क्लोज इंटरवल, इसको पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल और इसको पढ़ेंगे ओपन इंटरवल। लेकिन एक शब्द और आता है जिसको हम कहते हैं सेमी इंटरवल। तो ये सेमी इंटरवल जो होते हैं, यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं कि सेमी इंटरवल भी ऐसे ही होते हैं, पर यहां अगर a लिखा है यहाँ b, तो एक तरफ वो क्लोज्ड होंगे, एक तरफ खाली होंगे, तो एक जिधर सेमी इंटरवल हो जाएगा, एक तरफ मतलब सेमी इंटरवल बोलने का मतलब सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। और ये ऐसे भी रिवर्स भी हो सकते हैं, ये रिवर्स कर देंगे तो ए को हम क्या करेंगे क्लोज कर देंगे और बी को क्या करेंगे ओपन कर देंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि राइट ओपन सेमी इंटरवल, इसको कहेंगे लेफ्ट ओपन सेमी सॉरी ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ये सेमी ओपन है ये भी सेमी ओपन है, इसको सेमी क्लोज भी कह सकते हैं सेमी क्लोज भी कह सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्लोज होगा जिधर क्लोज है, जैसे मान लीजिए इसके बीच में अगर x है यहाँ पे तो इसको लिखना होगा तो हम लिखेंगे x इज द एलिमेंट ऑफ, इधर a ओपन है तो ये ओपन लिखेंगे और ये b को क्लोज कर देंगे। यहाँ भी अगर हमें x यहाँ लिखना है तो लिखेंगे x इज द एलिमेंट ऑफ, इधर क्लोज कर देंगे और इधर b की तरफ ओपन कर देंगे। तो ये सेमी ओपन सेमी क्लोज सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। तो ये बात जिधर क्लोज है तो पहले क्लोज फिर ओपन फिर यहाँ ओपन फिर क्लोज बोलेंगे, तो ये सेमी के अंतर्गत आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेट को समझने के लिए आगे हम चीजों को समझेंगे इनइक्वालिटीज में, वेवी कर्व में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इन्हें हमें समझना है। दैट्स ऑल, ये समाप्त होता है। इससे आप इनसेट कम से कम पहला दूसरा तीसरा एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे इसके आगे वाले दूसरे वीडियो में इसके आगे ऑपरेशन ऑफ सेट बताएंगे और उसमें भी कुछ चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ऑफ सेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर एप्लीकेशन ऑफ सेट भी बताएंगे जिससे आपका एक्सरसाइज पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट में ही सारे डिफिनेशंस आ जाए जो मैथमेटिकल डिफिनेशंस होते हैं, और जो सवाल मैथमेटिकली डिफिनेशन के आधार पे लगाए जाते हैं वो भी मैं बता दूंगा। नंबर सिस्टम से भी बताएंगे, नंबर को लेकर के, और सिंपल भी। ये प्राइम इनिशियल इसका जो आप कह सकते हैं कि ये सेट का इंट्रोडक्शन वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और एक बार और मैं आपको बच्चों फर्स्ट ईयर के बच्चों को देखना है, सेकंड ईयर के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, सारे बच्चे देख सकते हैं जो सेट के बारे में जानने के उत्सुक हैं। और आप सभी लोगों के मदद से ही हमने 1000 सब्सक्राइबर पार कर लिया है। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।